हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस एरो पर। और रोज़ाना मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। हम पूरा उसको रिवाइज करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और मैंने क्या है कि ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू इसको पढ़ा है, तो उसी की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको देखते रहिए। और रोज़ाना 11 बजे जो है मेरी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा चैप्टर एक तरीके से हम पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको सही ढंग से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम बायोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे। तो एक बार इसको पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई क्वेरी होगी तो वो भी देख लेंगे। चलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ इसको शुरू से ही, आपके बुक के हिसाब से रिवाइज करना शुरू करता हूँ मैं इसको। पूरा आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से चलते हैं, अभी इसको देखते हैं। ये आपका चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें पहले क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। इसके लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है। और उसमें फिर सेल साइकिल बताया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल डिविजन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, जहाँ क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो बिल्कुल इक्वल रहता है, कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर। तो ये सब तो सोमेटिक सेल्स के अंदर, जो यानी बॉडी की सामान्य जो सभी सेल्स हैं उनमें ये ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, किसी में भी हो, तो उनमें ये ग्रोथ होती है। और अगर हम बात करें मियोसिस की यानी अर्धसूत्री विभाजन की, रिडक्शन डिवीजन की, वहां पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे रह जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो उस समय अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे नहीं होंगे तो हर पीढ़ी में बढ़ते जाएंगे। तो एक प्रकार से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को निश्चित रखने के लिए एक मैकेनिज्म है ये एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ ये बिल्कुल उसी की वजह से ही जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फिक्स रहते हैं। ये आगे चल के आपके हायर क्लासेस के अंदर और भी आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। और जहाँ तक सेल साइकिल की बात है, पूरी सेल जो है वो किस तरह से डिवाइडिंग फेज के अंदर आती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं और कब बनते हैं, कब उनकी प्रिपरेशन होती है, कब क्रोमोसोम डबल होते हैं, और कब जो है न्यूक्लियस दो बन जाते हैं, और कब पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। इन सभी को एक सिस्टम में डिवाइड करने का प्रयास किया है सेल डिवीजन, सेल साइकिल के थ्रू। तो इसमें क्या है सेल साइकिल आपकी जो बुक में दिया हुआ है, इधर आगे बनाया हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, ये देखिए। इससे पहले मैंने एक डायग्राम आपके साथ शेयर किया था, वो थोड़ा इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा सूचना आपको देता है। तो ये जो ब्लू कलर का जो बताया हुआ है, एरो लगाया है, और जो ब्लू कलर का आपको सर्किल दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, इंटरफेज है। और इंटरफेज को हम बांट सकते हैं G1S और G2 के अंदर। जो डायग्राम मैं आपको वो वापस अभी दिखा दूंगा वही, उसमें आप देख पाएंगे कि G1S और G2 के अंदर क्या होता है। ये इंटरफेज, इंटरफेज एक तरीके से पूरी तैयारियां कर लेती है। ये आप ध्यान रखें कि पूरी तैयारियां कर लेती है G1S और G2। ये क्रम भी आप याद रखें। इसको कई बुक्स के अंदर ग्रोथ फेज लिखा है जी को, और कई में गैप फेज लिखा है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो। एस का मतलब है सिंथेसिस फेज। एस हमेशा ध्यान रखें, एस जो फेज है
आपके कंपटीशंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस ही वो फेज है जहाँ सिंथेसिस फेज वो है जहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए की कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाती है। तो ये एस फेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। तो आपके कंपटीशंस में भी आ सकता है कि नेम द स्टेज वेयर द डीएनए डुप्लीकेट्स, तो आप एस फेज याद रखें। इसके बाद जो एम फेज है, एम फेज को फिर बांटा गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के अंदर, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है जहाँ पूरे के पूरे जो सेल कंटेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये अलग अलग सेल्स के अंदर इसकी जो सेल साइकिल की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। आपकी बुक के अंदर 24 आवर को एक तरीके से बेसिक मान के बताया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो आगे स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनको जो है आपको याद रखना है। प्रोफेज के अंदर क्या है, एक मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया दे रहा हूँ, मैंने कुछ डायग्राम्स भी भेजे थे। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो दिखने लगते हैं। इससे पहले क्रोमेटिन होता है, आप क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में ज्यादा डिटेल से 12th के अंदर पढ़ोगे। तो क्रोमेटिन यानी डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके बनाता है वो स्ट्रक्चर। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स जो विजिबल हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर। और मेटाफेज के अंदर मध्यावस्था इसको बोलते हैं, जहां पर जो सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक लाइन पर व्यवस्थित हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स, ये मेटाफेज है। और यहीं पर ही क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। देखिए, अगर एनिमल सेल है तो वहां पर सेंट्रियोल होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो वहां पर सेंट्रियोल नहीं होता है, तो वहां सीधे ही माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से वो बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। और एनाफेज जो है, एनाफेज में पूरा प्रेशर बनता है दोनों पोल्स की तरफ, तो जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से स्प्लिट हो जाता है, तो क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट बना हुआ है प्रत्येक क्रोमोसोम, वो दो पार्ट में टूट जाता है जो पहले से डुप्लीकेट हुआ हुआ होता है। और टीलोफेज में वो फिर कंप्लीटली अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं। बाद में वही न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना, न्यूक्लियोलस का बनना, ये सब हो जाता है। और उसके आगे जो है वो साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेल डिवीजन होता है। यहाँ देखिए, ये सारी चीजें यही दी हुई है। इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज के अंदर देखिए वही G1 S G2 बताया हुआ है, ये पूरा का पूरा। और ये देखिए, ये चीजें जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी हैं आपको, वो बताई हुई है। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये कुछ G0 स्टेज के बारे में बताया हुआ है। G0 स्टेज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मेटाबॉलिज्म में काम आती हैं, उनको बार बार डिवाइड ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसा माना जाता है कि वो अभी डिवाइडिंग स्टेज से बाहर है, तो उसको G0 स्टेज मान लेते हैं। ठीक है, अब एम फेज के बारे में इन्होंने बताया है। एम फेज के अंदर देखिए वही स्टेजेस हैं हमारी, सब स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये प्रोफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरे के पूरे। अगर आपको डायग्राम्स याद हैं तो आप ढंग से इसको कर पाते हैं। सारी चीजें वही हैं जो हम डायग्राम में डिस्क्राइब करते हैं। प्रोफेज के बाद आप देख पा रहे हैं मेटाफेज है, और मेटाफेज के बाद एनाफेज, सारी चीजें वही हैं। मेटाफेज प्लेट भी यहाँ पे बताया हुआ है। मेटाफेज प्लेट जो है, इसका फॉर्मेशन प्लांट सेल्स के अंदर विशेष रूप से होता है, जहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के पार्टिकल्स वहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं, जो कि मिडिल लैमिला बनाते हैं। फिर एनाफेज आ गई। एनाफेज में आपको पता है पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और ये फिर टीलोफेज, टीलोफेज में पूरे पोल्स पर पहुंच जाते हैं, और बाद में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी दो सेल बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बन जाती है। अब इसी को कुछ जो डायग्राम्स हैं उनकी सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये हम केवल न्यूक्लियस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये केवल एक जनरल इंट्रोडक्टरी डायग्राम है जहाँ क्रोमोसोम बताए हुए। क्रोमोसोम यहाँ देखिए ध्यान से, ये मोनोवेलेंट है, यानी अभी ग्रोथ फेज आई नहीं, केवल हाइपोथेटिकल डायग्राम है।
ये देखिए, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ पहले भी, ये ध्यान रखें। सिंगल क्रोमेटिड होता है, इसीलिए इसको मोनोवेलेंट बोलते हैं। जैसे ही दोनों दो डबल क्रोमेटिड बन जाएंगे, उसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। ये देखिए, ये प्रोफेज के अंदर क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो क्रोमोसोम के रूप में बनने लगते हैं। ये डबल हो गए हैं, इंटरफेज में ही डबल हो जाते हैं ये। इसके बाद इस तरह की स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्रोमोसोम जो भी आपको दिख रहा है, देखिए इस क्रोमोसोम के अंदर और अ, इनके अंदर देखिए कितना फर्क है। प्रत्येक जो है वो दो दो क्रोमेटिड दिखाई देते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद देखिए मेटाफेज में, मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आ गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। अगर प्लांट सेल है तो पोल से सीधे ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल वहां पर हेल्प करता है। इसके बाद एनाफेज, एनाफेज में देखिए, ये देखिए मेटाफेज थी, मेटाफेज में जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर है, ये बीच में से यहाँ पर जुड़ जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, और एनाफेज में ये स्प्लिट हो जाता है ना, फेज में ये स्प्लिट हो जाता है। आप इस चीज को विशेष ध्यान दें। देखिए स्प्लिट होकर के दोनों तरफ चले गए हैं चार चार क्रोमोसोम, और ये देखिए टीलोफेज में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और बाद में साइटोकाइनेसिस होकर के कंप्लीट जो है दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखें, और इसमें जो भी घटनाएं होती हैं कि कहाँ क्रोमोसोम जो स्प्लिट हो रहा है, कहाँ स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। और अगर आप डायग्राम बना के इसे याद करेंगे तो आपको ढंग से याद हो जाएगा। ये कुछ मैंने सेल डिवीजन का बताया हुआ था। अब ये तो बात थी माइटोसिस की, यानी समसूत्री विभाजन की, जहाँ जितने भी लगभग डिवीजन होते हैं वो ज़्यादातर समसूत्री विभाजन होते हैं। ये सेल साइकिल का डायग्राम मैंने आपको भेजा था, जहाँ पर आप इंटरफेज की सब स्टेजेस हैं, 3G1 G2 देख पा रहे हैं, और ये माइटोटिक फेज भी देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ एक तरीके से टाइम की लेंथ भी दी हुई है, ताकि आप इसको थोड़ा ये देख पाएँ कि किस तरीके से डिवाइड होती हैं, कितने समय में डिवाइड होता है। ये कुछ मैंने डायग्राम्स डाउनलोड किए थे, जहाँ ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं ओनियन रूट टिप्स की, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, क्रोमोसोम्स की स्टडी मेटाफेज में की जाती है, ये भी याद रखना, कंपटीशंस में कई बार आता है। अब हम बात करेंगे जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है। यहाँ फिर से आपके सामने एक सेल है। यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो दो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ये जो पेयर है, पेयर के जो दोनों मेंबर्स हैं क्रोमोसोम्स, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यहाँ कुछ आगे जो डिवीजन होगा, देखिए यहाँ पर ये जो हो गए हैं, यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको और क्लियर किया है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रत्येक क्रोमोसोम, जैसे रेड वाला क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, तो रेड वाले जो दोनों क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की, तो वो दोनों आपस में नॉन सिस्टर कहलाएंगे। तो डीएनए का जो एक्सचेंज होगा, वो एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही होता है। ये आप विशेष ध्यान रखें इस बात का। और दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण इसलिए भी है। देखिए एक बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन इसलिए होता है कि ताकि उसमें जो भी एनिमल है या प्लांट है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को फिक्स रखा जा सके। लेकिन दूसरी चीज ये भी है, यहाँ डीएनए एक्सचेंज होता है तो कुछ ना कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ ना कुछ डीएनए में चेंज आता है। तो एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि भाई अगर डीएनए में चेंज आता रहेगा तो हम भी जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके हिसाब से हम भी ढलते रहेंगे। अगर हमारे डीएनए में चेंज नहीं आएगा तो हमारा विकास कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा। तो इवोल्यूशन के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस दोनों आवश्यक है, ये भी ध्यान रहे आपको। अच्छा, पूरा का पूरा जो अर्धसूत्री विभाजन है, रिडक्शन डिवीजन है या मियोसिस है, उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर वही चीजें आती है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज के बाद जो है आपका ये आ जाता है मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टीलोफेज। वही स्टेजेस आती हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसकी काफी महत्वपूर्ण स्टेज है ये। अभी मैं उसके डायग्राम्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपनी बुक के अंदर भी देख पाएंगे। ये बिल्कुल आप ध्यान कर ले,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ऊपर लिखे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये इसी सीक्वेंस में याद रखें, कंपटीशंस में बहुत बार करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है। और मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि लता जी पानी दे दो, ताकि आपको याद रहे। तो इसमें देखिए सबसे पहले लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में बताया हुआ है, नीचे अगर आप क्रोमोसोम्स देखें तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ बाइवेलेंट बन चुके हैं क्रोमोसोम्स, और मतलब बिल्कुल धागेनुमा दिखाई देने लगते हैं। दूसरी जो स्टेज है जाइगोटीन, जाइगोटीन के अंदर की जो विशेष बात यह है कि यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, एक कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, तो एक बीच में ब्रिज की लाइक स्ट्रक्चर बनता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ताकि वहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, एक दूसरे के साथ जो डीएनए का बाइंडअप है वो हो सके। उसके बाद पैकिटीन है। पैकिटीन को याद रखना है आपको कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि वहां डीएनए एक्सचेंज ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन में क्याज्मा पाए जाते हैं। देखिए आप एक सीक्वेंस याद रखिए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और बाद में वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है एक दूसरे से अलग होंगे। जब अलग होने शुरू होते हैं तो उस समय जो कुछ पॉइंट्स पर वो जुड़े हुए रह जाते हैं, उस उन पॉइंट्स को हम क्याज्मा कहते हैं, ये ध्यान रखें। और क्याज्मा एक तरीके से ये है कि डिसोल्यूशन हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वही पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है। और उसके बाद जो डायकाइनेसिस है, डायकाइनेसिस में कंप्लीटली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो कलर जैसे चेंज, आप मैं आपको एरो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इधर का डीएनए इधर आ गया, इधर का डीएनए इधर चला गया, तो ये एक्सचेंज यहाँ पर हो चुका है। तो ये किस प्रोफेज की कौन सी सब स्टेज के अंदर कौन सा चेंज आता है, ये आप ध्यान रखें। इनमें कंपटीशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब भी आप प्री मेडिकल दोगे तो इसमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हो गया प्रोफेज के बारे में। और प्रोफेज फर्स्ट जो है काफी लंबी प्रावस्था होती है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अब हम थे मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट जो है, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ये लगे हुए हैं यहाँ पर, और क्रॉसिंग ओवर वगैरह पहले हो चुका है, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच हो चुके हैं। फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट आती है। देखिए बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, आप देख रहे हैं कि जो डीएनए एक्सचेंज हो चुका है, मैंने कलर को चेंज करके इसमें बताया है एनाफेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद ये जो है टीलोफेज आती है, वो मैंने बनाई नहीं। आपको एक अलग से डायग्राम और भेजा हुआ है, इसमें से देख करके आप उसे अपने नोटबुक में बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्पष्टता दिखाने का मैंने प्रयास किया है। बाद में टीलोफेज के बाद देखिए प्रोफेज जो सेकंड है वो बहुत छोटी स्टेज होती है, उस क्योंकि डीएनए वगैरह पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है लगभग। प्रोफेज फर्स्ट के से पहले इंटरफेज फर्स्ट में ही हो चुका है, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने मेटाफेज सेकंड सीधी ड्रॉ कर दी। यहाँ पर देखिए अब का जो इसके बाद जितना भी सिस्टम है वो सारा उसी हिसाब से चलेगा जैसा कि माइटोसिस में चलता है। यहाँ देखिए इससे पहले आपने देखा था कि मेटाफेज फर्स्ट थी, इसमें देखिए दोनों जो सेंट्रोमियर है वहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, देखिए अटैच हुए हैं, लेकिन ये स्पिंडल ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये बीच में से फटे नहीं हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो माइटोसिस होती है उसमें ये देखिए यहाँ पर जो स्टेज है बिल्कुल माइटोसिस की तरह आ गई है। नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे, देखिए यहाँ से ये अलग हो चुके हैं, फट चुके हैं बीच में से जो सेंट्रोमियर है। और ये एनाफेज सेकंड है। इसके बाद टीलोफेज सेकंड आ जाती है, और बाद में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके हिसाब से चारों सेल्स यहाँ पर बन जाती है। आप ये भी ध्यान रखें, मियोसिस के अंदर 4 सेल्स बनती हैं और माइटोसिस के अंदर 2 सेल्स बनती हैं। तो ये माइटोसिस का भी मैंने दिखाया हुआ है। ये सारा का सारा आपका ये चैप्टर है। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी। हाँ जी, बलविंदर। यस सर। हाँ, समझ में आ गया तुम्हें ढंग से बेटा? सर। कहीं कोई दिक्कत? तो सर
हाँ, चलो एसपी का। सचिन, पूरा समझ में आ गया चैप्टर? ये पूरा चैप्टर हो गया है बेटा। मुस्कान, ढंग से आ गया? कोई दिक्कत? ज्योति, ज्योति आपको समझ में आया ढंग से? योगेश, सर मोर कंटेंट्स ऑफ डीएनए इंटरकाइनेज है या G2 है? ये आपने कहाँ से देखा है इसको? ये तो ऐसे ही क्वेश्चन। नहीं, ये आपने या तो किसी गाइड को कंसीडर किया है? नहीं, नेट पर ही नहीं, नेट पे तो फिर आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा। देखा थोड़ा। हाँ, कोई नहीं, शॉर्ट में बता दूंगा। वो कोई बात नहीं, शॉर्ट में बता दूंगा। कंडेंसेशन जो है ना, कंडेंसेशन जो है वो आपका G2 में ही होगा, मोर कंडेंसेशन। ठीक है? ठीक हाँ, बाकी पूरा समझ में आया आपको? है। यस सर। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आप लोग अपनी बुक भी पास में रख लिया करो ताकि आपको कोई क्वेरीज हो तो पूछ लें आप। ये अभी मनीष जुड़ा है क्या? अब ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। ये देखिए, लगभग आपकी बुक से इसके जवाब आपको मिल ही जाएंगे। व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन ऑफ द मेमेलियन सेल, आपकी बुक में दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? केंद्रक का विभाजन है, और साइटोकाइनेसिस जीव द्रव्य का साइटोप्लाज्म का विभाजन है। डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आपको G1 S एंड G2 को बताना है। व्हाट इज द G0 ऑफ सेल साइकिल, आपको बताना है। कई बार सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं होती है, रेस्टिंग फेज में होती है, उस स्टेज को G0 स्टेज बोलते हैं। Why is माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि उसमें क्रोमोसोम्स बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स आती हैं उनमें भी उतने ही होते हैं जितने की मदर सेल के अंदर होता है। ठीक है? नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आपको पता है मेटाफेज में जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट कब हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट कब हो जाते हैं, वो आपको पता है एनाफेज में होते हैं। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ये आपको, ये मियोसिस का क्वेश्चन आ गया। ये कौन सी स्टेज है? जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, कौन से में होती है? क्रॉसिंग ओवर का मैंने आपको नोट कराया था, तो पैकिटीन में होती है, ये आप ध्यान रखें। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्न को आप स्पष्ट करें। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस क्या होता है? जाइगोटीन में जब सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसी स्टेज को सिनेप्सिस बोलते हैं। बाइवेलेंट क्या होता है? जब क्रोमेटिड डबलिंग हो जाती है तो उस स्टेज में उस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट बोलते हैं। मोनोवेलेंट एंड बाइवेलेंट के बारे में मैंने आपको बताया ही था। क्याज्मेटा, क्याज्मेटा क्या है? ये जो स्टेज आती है ये डिप्लोटीन के अंदर आती है। डिप्लोटीन में आपको पता है कि जब वो डिसोल्यूशन होने लगता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, तो उस समय कुछ पार्ट्स जुड़े हुए दिखाई देते हैं दो क्रोमोसोम्स के बीच में, उन्हीं पॉइंट्स को क्याज्मेटा बोलते हैं। और ड्राई डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर, ये सिनेप्सिस, बाइवेलेंट एंड क्याज्मेटा का आप डायग्राम बनाने हैं, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। देखिए,
ये एक छोटी-सी चीज़ है वैसे तो। साइटोकाइनेसिस जब पूरे साइटोप्लाज़्म का जब डिवाइड होता है, तो उस समय जैसे प्लांट सेल्स के अंदर तो क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के कण वहाँ पर डिपॉज़िट होते हैं, सेल प्लेट बनती है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्या फोरो बनती है, दोनों तरफ से खांच बननी शुरू हो जाती है, तो ये कुछ डिफरेंस है। फाइंड एग्जांपल्स वेयर द फोर डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड इक्वल इन साइज, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। यहाँ देखिए दोनों की एनाफेज के अंदर में अगर आप गौर करो तो मैंने आपको बताया था कि एनाफेज जो माइटोसिस है वहां पर उसका जो सेंट्रोमियर है स्प्लिट हो जाता है, जबकि मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट के अंदर वो स्प्लिट नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। तो ये डायग्राम अगर अगर आप बनाओगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, जो इनके बीच में मेन डिफरेंस है, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, योगेश ने काफी अच्छा लिखा था इसको। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पर मैं अपने लेक्चर के अंदर स्पष्ट कर चुका हूँ, दो चीजों में महत्व है इसका। पहला तो ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को फिक्स रखने के लिए, और दूसरा ये कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ वेरिएशंस आती हैं, इसलिए इवोल्यूशन में ये सहायक होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 14th है, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, क्या माइटोसिस हो सकती है एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के बिना, ये नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अलावा होता है, बिल्कुल होता है डीएनए रेप्लिकेशन। Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कब चेंज होते हैं, और अमाउंट ऑफ डीएनए कब चेंज होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए कब चेंज होती है, ये सिंथेसिस के अंदर होती है, एस फेज के अंदर होती है। तो एक तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये पूरे कर ले हुए। अब जरा बताएं आप लोगों को कोई समस्या। मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट है। अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बायोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी वही दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ते हैं, जैसे सेल के अंदर अगर आप पूरी सेल की स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो उसके अंदर आपको प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, और ये सब स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं यानी डीएनए आरएनए हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रत्येक मॉलिक्यूल को हम डिटेल से पढ़ेंगे और किसका कहाँ पर रोल है ये सब हम ध्यान से देखेंगे, वो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरा बायोमोलिक्यूल्स को ढंग से एक बार पढ़ लेंगे, उसको हल्के से पढ़ लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या है कि यहाँ लेक्चर में थोड़ी आपको आसानी रहेगी। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए बेटा। बलविंदर। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ओ सर। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट समझूं। यस सर। यस सर। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना बेटा अपनी कॉपी में, ठीक है, और उसकी फोटो खींच के मुझे मुझे भेजना कल, ठीक है। आज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाकी लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आपके बायोलॉजी के, और आपके जो जानकार हैं उनको बोलिए क्लास अटेंड करें, क्योंकि यही जरिया रहेगा। देखिए लॉकडाउन है तो इसमें बाकी हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, कंपटीशंस भी आपके क्वालिफाई हों, आपको कोई कोचिंग वगैरह लेने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी कोशिश ये है, देखिए बड़ी स्थिति भी विकट है, मुझे भी कोविड हो गया था, अभी मैं रेस्ट पे ही हूँ। अभी 14 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, 14 दिन कंप्लीट होंगे तब मैं टेस्ट कराऊंगा। तो आप लोगों की शुभकामनाएं साथ रही तो नेगेटिव आ जाएंगे। तो ठीक है बेटा। यस सर। हाँ तो आप एक एक करके मीटिंग को लीव कर दीजिए।